सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस जिसका कोड 087 है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे फॉर सेशन 2022-23 यानी 2023 में जिन्हें बोर्ड एग्ज़ाम देना है उनके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। अब जैसे कि मैंने साइंस वाली वीडियो में बताया था कि सैम्पल पेपर का पर्पज़ क्या है, क्यों दिया जाता है। इसको इसलिए रिलीज़ किया जाता है ताकि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो वहाँ जो क्वेश्चन पेपर मिले उसका आपको पहले से ही आइडिया हो कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आने वाला है, कितने टोटल क्वेश्चंस होंगे, कितने सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और कितने होंगे। इन सब चीज़ों का आइडिया आपको पहले से लग जाए। इसका ये मतलब नहीं होता कि यहाँ जो क्वेश्चन दिए हैं वो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएंगे। हाँ, प्री बोर्ड के लिए आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि मुझे बहुत से लोगों ने बताया, जो पहले वीडियोज़ मैंने अपलोड की है, तो उन्होंने बताया कि उनके प्री बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा यही सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ गया। तो प्री बोर्ड के लिए आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज इस सैम्पल पेपर से आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि मेन जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पेपर किस तरह से आने वाला है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पर मैं जस्ट आपको आंसर ही नहीं बता दूंगा कि हाँ इसका आंसर ये है, बल्कि थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा जिससे कि आपको यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर आप समझ सको और प्रिपेयर कर सको। तो देखो 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें तो 5 सेक्शंस होंगे A, B, C, D एंड E। 37 क्वेश्चंस टोटल होंगे, सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी हैं। सेक्शन A की बात कर लें 1 से लेके 20 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन B आपका क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 24, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड्स। शुड नॉट लिखा है, यानी किसी भी हालत में 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप फॉलो करना, ऐसा नहीं कि आपको आंसर मालूम है तो लिखते ही चले जा रहे हो। इससे आपका एक तो ये होगा कि टाइम का मैनेजमेंट ख़राब हो सकता है आगे क्वेश्चन में आपको टाइम कम पड़ जाए। दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपका मार्क्स भी कट कर ले एक्स्ट्रा लिखने पे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट कहा गया है कि आपको 40 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कम हो जाए ठीक है, 35-36 वर्ड हो जाए ठीक है, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या हम एक एक वर्ड गिनेंगे सारे क्वेश्चन में, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो रफ सा आइडिया ले लिया जाता है। जैसे मान लो जब आंसर आप लिखोगे, पहला आंसर जब आप लिखोगे तो वहाँ पर 1 या 2 लाइन लिखने के बाद काउंट कर लो कि एक लाइन के अंदर कितने वर्ड आ रहे हैं। उससे एक रफ सा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हर लाइन में कितने वर्ड आ रहे हैं, और जितने वर्ड की लिमिट है उसी के अंदर अंदर कितनी लाइन हम लिखें कि वो वर्ड की लिमिट एक्सीड ना होने पाए। इस चीज़ की आपको पहले ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए सारी चीज़ें देखो यहाँ दी हुई हैं। एग्जाम से पहले जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, तो वहाँ पर उसे काउंट भी कर सकते हो कि कितना कंटेंट मैंने लिखा और वो कितने वर्ड्स के अंदर आ रहा है, ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच। ये 60 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन डी की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 30 to 33, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स ईच। और यहाँ जो आंसर दोगे वो 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन ई आपका क्वेश्चन नंबर 34 से 36, ये कैसे क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी आपको केस दे दिया गया होगा, एक पैराग्राफ से दे दिया गया होगा, उसी को पढ़ के समझ के आंसर देने होंगे। अब वो जो केस दिया होगा वो कहाँ से आ सकता है, देखो बीच में जो चैप्टर का कोई पार्ट ले लिया, कोई एक पैराग्राफ उठा लिया, वहाँ से दे सकता है। या जैसे हिस्ट्री वगैरह में देखोगे सोर्स दिया होता है साइड में, तो सोर्स से भी आ सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर एग्जाम में आया था कि वही जो आपके बुक में सोर्स दिया होता है उसको ले लिया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। जो बॉक्स वगैरह दिए होते हैं ठीक है, तो वहाँ से आ सकता है। अभी हम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो उसके अंदर आपको 3 सब क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच। और सेक्शन एफ, 1 मिनट, यहाँ पर सेक्शन ई तक लिखा था, बेसिकली सेक्शन एफ तक है। 5 सेक्शन नहीं, 6 सेक्शन होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे। 37A यहाँ पर हिस्ट्री के मैप होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, और 37B ये ज्योग्राफी के मैप होंगे और 3 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 सेक्शन है सेक्शन एफ तक। कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं दी गई क्वेश्चन पेपर के अंदर, इंटरनल चॉइस दी, यानी कोई क्वेश्चन है उसी के अंदर आपको क्वेश्चन में चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पर आपको चॉइस दी उसमें से कोई एक ही करना है, ऐसा नहीं कि दोनों कर दिए चलो नंबर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा नंबर उससे नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो भी और इंस्ट्रक्शन है वो अलग से दे दिए गए होंगे क्वेश्चन में जहाँ ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। तो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। यहाँ MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का ये सेक्शन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के कोलोनाइजेशन में, यानी दूसरे देश के जाके वहाँ कब्जा करने में कौन सी चीज़ों ने हेल्प किया था, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो, चैप्टर में भी दिया है, वैसे भी सोच सकते हो कि किसी देश पे कब्जा करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है।
एक तो ये कि आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो, आज के टाइम में भी देखो जिसके पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती वही देश उतना आगे होता है। इन्वेस्टमेंट यानी आपके पास पैसा हो, पैसा लगा सकते हो, पैसा एक पावरफुल टूल होता है। एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आपका अच्छा होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हो आसानी से। तो ये चीज़ें किसी भी जगह जाकर कब्जा करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एशियन और अफ्रीकन कंट्री में इन्हीं चीज़ों ने हेल्प किया था, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब ये आंसर अपनी हिस्ट्री बुक में पेज नंबर 83 पे देखना, एनसीईआरटी पे, वहाँ मिल जाएगा। अब हिस्ट्री के देखो एक पुरानी बुक थी जहाँ पर टोटल 8 चैप्टर हुआ करते थे, उसमें से 3 चैप्टर रिमूव कर दिए गए, यानी जो नई बुक है उसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। तो सीधी सी बात है, चैप्टर्स रिमूव हुए हैं तो पेज नंबर इधर उधर हो जाएगा। तो जो पुरानी बुक है उसमें पेज नंबर 83 पे दिया है और नई वाली बुक में पेज नंबर 59 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो उन्होंने कौन से स्टार्ट किया था? केसरी। ये आपको पेज नंबर 175 पे इसका आंसर मिल जाएगा, या नई बुक में 127 पेज पे आपको ये आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो देखो फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया आपको, जो साइड वगैरह के अंदर आपको फिगर्स दी होती है तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए। इस सैम्पल पेपर से हमको ये चीज़ देखो पता चल गई, वरना अक्सर लोग फिगर छोड़ देते हैं, मेन कंटेंट पढ़ लेते हैं। वो फिगर किसने बनाई है, उस पेंटर का नाम आपको बताना है। तो इसे बनाया था राजा रवि वर्मा ने, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, पेज नंबर 171 या पेज नंबर 123 पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसके लिए है? विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए, ओनली इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने देखा ना फिगर वाला, अब जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिन्हें आँख से देखने में प्रॉब्लम है, जिनका प्रॉपर सर्टिफिकेट बना है, जिन्होंने फॉर्म में ये चीज़ फिल की, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के कह दिया वाला तो हमको आ नहीं रहा, चलो ये वाला कर देते हैं। ये उन्हीं के लिए है जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आँख से जिनको देखने में प्रॉब्लम है, तो फिगर देख के एनालाइज नहीं कर सकते, उनके लिए क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक गीता गोविंद। गीता गोविंद किसने लिखा था? जयादेव ने। ये भी क्वेश्चन फिगर वाला ही है, बस फिगर नहीं बनी हुई है, उस फिगर में साइड में लिखा भी हुआ है कि ये बुक है और इस बुक को किसने लिखा वो दिया हुआ है। ठीक है। तो पेज नंबर 167 या फिर 119 पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक और चीज़ हमको पेपर के बारे में पता चली कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से नहीं आया है कि इस पेज नंबर से यहाँ से आ गया, बल्कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर में सीखा है, तो जो इवेंट जैसे सीरीज में हुए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? जो चीज़ पहले हुई उसको आपको पहले लिखना है, उसके बाद जो हुआ उसके बाद जो हुआ, इस तरह से ऑर्डर में लिखना है, जैसे जैसे टाइम के साथ जो चीज़ें हुई। तो यहाँ पर आपको देखो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उनको आपको ऑर्डर में सेट करना है। तो प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर ओपन करोगे तो वहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा। तो जब चैप्टर आपको पढ़ना है तो इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने चैप्टर को समझ लिया, बल्कि ये भी आइडिया रखना है कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे हुई, कौन सी चीज़ पहले हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसी बेस का क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ, जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि हाँ ये बात तो सही है। मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू द बिकमिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया था, जो कैथोलिक चर्च था उसके खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारे ऐसे काम थे जो उसे पसंद नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अलग अपना बना लेंगे, प्रोटेस्टेंट बना लेंगे, यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर ही एक अलग हम सेक्शन बना लेते हैं, अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो ये चीज़ भी आपको मालूम है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा, बल्कि पूछ रहा है कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी बात हुई, प्रिंटिंग प्रेस पहले आई या मार्टिन लूथर वाली जो कहानी है वो पहले आई। तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो सारे ऑप्शन जो एनालाइज करोगे आपको ही पता चलेगा, सारे प्रिंटिंग से रिलेटेड बात हो रही है। तो भाई प्रिंटिंग करनी है, कोई चीज़ छापनी है, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस तो होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो चारों स्टेटमेंट लिखे हैं, इसमें सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ था? 4th वाला, जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। ये आप देखोगे 2.1 वाला जो टॉपिक है प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर का, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ पर इसकी कहानी मिल जाएगी। अब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हो गई, उसके बाद क्या कहानी हुई थी, इन तीनों जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें, उसके बाद आपकी कहानी आती है मार्टिन लूथर की। इन्होंने जो चर्च के खिलाफ लिखा था और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन उससे आया, जिसकी बात आपको टॉपिक 3.2 में मिल जाएगी। तो चर्च के खिलाफ इन्होंने बातें लिखी, प्रिंट कराई, और उसके बाद अलग ग्रुप इन्होंने प्रोटेस्टेंट का बना लिया। उसके बाद इन्हीं के देखा देखी बहुत सारे लोग उठे जो कि चर्च के खिलाफ थे। इसी में एक बंदा था मिनोकियो, उसने भी रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। बाइबल का जो मैसेज है उसको मीनिंग बताएगी। चर्च जो बता रहे हैं ना, कैथोलिक चर्च वाले, उसकी मीनिंग ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है जो बाइबल के अंदर लिखा है। तो फिर चर्च ने देखा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी उठ के खड़ा हो जा रहा है और चर्च के खिलाफ बोल दे रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने एक इंडेक्स वाला सिस्टम बनाया कि कौन सी बुक छापी जाएगी, इसको पहले देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि धर्म के खिलाफ हो। तो देखो स्टार्टिंग मार्टिन लूथर ने कर दी और मिनोकियो के केस में आकर इस तरह की प्रिंटिंग पर रोक लगा दी गई। इसीलिए जो आप
3.3 वाला टॉपिक देखोगे, प्रिंट एंड डिसेंट, उस टॉपिक में आपको मिनोकियो का डिस्कशन मिल जाएगा। यानी पहले इसकी बात होगी, उसके बाद मार्टिन लूथर की बात होगी जिन्होंने स्टार्ट किया चर्च के खिलाफ बोलना। मिनोकियो जहां आकर चर्च ने कहा अब बस बहुत हो गया, अब इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, तो थर्ड वाला, यानी उसके बाद ये तीसरे नंबर वाली चीज़ें हुई, और फिर फर्स्ट वाला बचा तो ऑब्वियसली लास्ट में यही होगा। नहीं तो आप टॉपिक 4.2 में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये बताया गया है कि प्रिंट कल्चर ने किस तरह से कंडीशन क्रिएट की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। तो पहले 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो देख सकते हो 4, 2, 3 और 1, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे बताना है कि ये किस क्रॉप के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो ये जो क्रॉप है उससे फूड यानी खाने की तरह यूज़ होता है, एंड फॉडर यानी चारे की तरह भी यूज़ होता है। ये एक खरीफ क्रॉप है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए इसे। ये अच्छी तरह से ग्रो होता है ओल्ड अलूवियल सॉइल में। मॉडर्न इनपुट के कंट्रीब्यूशन की वजह से, इनके यूज़ की वजह से इनके प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किस क्रॉप के लिए है? बी ऑप्शन इसका सही होगा, मेज़ के लिए। पेज नंबर 38 आप ज्योग्राफी वाली बुक में देखोगे तो वहाँ इसकी ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ नीचे फॉरेस्ट के नाम दिए हुए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो चलिए एक एक ऑप्शन हम चेक करते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं? ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो रिजर्व होता है, ठीक है, उसका रिजर्वेशन होता है, तो बात सही है। बी वाले चेक करते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ 1/3 जो फॉरेस्ट है उसका रिजर्वेशन होता है, ये भी बात सही है। सी वाला ऑप्शन अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये कैसे फॉरेस्ट होते हैं? रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, तो गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल उसके अंडर में इसका रिजर्वेशन होता है, तो ये भी बात सही है। इसका मतलब डी वाला गलत होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। परमानेंट फॉरेस्ट, रिजर्व एंड अनक्लास फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, तो यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई, अदरवाइज ये भी सही होता। रिजर्व एंड अनक्लास नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह, अनक्लास की जगह प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, ठीक है। तो अगर प्रोटेक्टेड होता तब ये सही होता, क्योंकि अनक्लास लिखा हुआ है, इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, यानी यही इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होना चाहिए मैंने बता दिया, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड। ज्योग्राफी बुक में पेज नंबर 20 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। तो एक कॉलम में आपको रिसोर्सेज दिया है, दूसरे में उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आपको इसको सही मैच कराना है। ए वाला क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो फिर से रिन्यू हो जाते हैं, फिर से नए बन जाते हैं, यानी एक बार इस्तेमाल किया उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। तो देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसका फर्स्ट ही वाला सही होगा, तो ए हमारा फर्स्ट से लिंक होगा। बी वाला हमारा क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये कैसे रिसोर्सेज होते हैं जो फिर से रिन्यू नहीं होते, बहुत टाइम लगता है उनको फिर से आने में, जैसा आपका मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स हो गए, तो इसका ये वाला मैच करा लेना बी का फोर्थ के साथ। नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो देश के रिसोर्स होते हैं, जैसे आपका रोड हो गया, कैनाल्स हो गया, रेलवेज हो गया। और इंटरनेशनल रिसोर्स की बात कर लें तो आपका ओशनिक रिसोर्स हो गया, ओशन यानी समुद्रों के अंदर जो रिसोर्सेज है, भाई समुद्र तो सभी का है, इंटरनेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा फिर, ठीक है। तो सी वाला हमारा थर्ड के साथ और डी वाला हमारा सेकंड के साथ। तो देखो कौन सही मैच कर रहा है, ये ए वाला ही मैच कर रहा है सही से, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पेज नंबर 2 पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कौन सा गलत है बेल्जियम के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में? यहाँ जो ऑप्शन दिया उनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो चलिए एक एक ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ए वाले में क्या कह रहा है? इक्वल नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम द डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच कम्युनिटी के जो मेंबर हैं वो इक्वल होंगे, तो बात सही है। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल, ब्रुसेल्स के लिए अलग से एक गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा डच और फ्रेंच का, ये भी बात सही है। द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये बात भाई गलत है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगी, ठीक है, नॉट सबऑर्डिनेट, ये बात सही होगी। तो हमको गलत वाला बताना, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा कि यही स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। तो कौन सब्जेक्ट है जो इस सेंटर के अंदर भी आता है, स्टेट के अंदर भी आता है? तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, एजुकेशन। इससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोनों ही लोग लॉज बनाते हैं। अच्छा, और भी जो ऑप्शन है उसे भी हम चेक कर लेते हैं। फॉरेस्ट किसके अंदर आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। बैंकिंग किसके अंदर आता है? सेंटर के अंदर में आता है। ट्रेड स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, हर ऑप्शन में आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट के रिगार्डिंग सही है। अब फेमिनिस्ट क्या होता है पहले से हम समझ लेते हैं।
कोई भी, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, जो इस बात में विश्वास रखता है, इस बात में बिलीव करता है कि मैन और वुमेन दोनों ही लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, बराबर अधिकार मिलने चाहिए एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले को हम फेमिनिस्ट कहेंगे। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट, इसी से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। बाकी क्लियरली आपको सिविक्स की बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 41 ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको दिया हुआ है फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होती है। तो चलिए एक एक ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। अ ग्रुप विच फेवर्स गिविंग मोर पावर टू वर्किंग वुमेन एट रूरल एंड अर्बन लेवल। तो देखो, फेमिनिस्ट पूरी तरह से महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करती है, यानी जैसे आदमियों को अधिकार मिल रहा है उसी तरीके से महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तो सारी जो वुमेन है एज जनरल उनके बारे में बात होती है कि सारी महिलाओं को, चाहे वो रूरल एरिया में रह रही हो, चाहे अर्बन एरिया में रह रही हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे नॉन वर्किंग हो, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो वर्किंग वुमेन के बारे में सिर्फ बात हो रही है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। सारी महिलाओं के बारे में इसमें बात होगी। दूसरा ऑप्शन है अ मूवमेंट दैट बिलीव्स इन गिविंग एक्सक्लूसिव राइट टू फीमेल इन अर्बन एरियाज। तो एरिया से भी कोई मतलब नहीं है, कहीं भी कोई रह रहा हो, कोई भी महिला कहीं पर भी रह रही हो, सबके अधिकारों के बारे में इस फेमिनिस्ट मूवमेंट में बात की गई है। अब सी ऑप्शन में जो स्टेटमेंट लिखा है एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी बुक में यही चीज़ लिखी हुई है, पेज नंबर 41 में। रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। यानी एक ऐसी मूवमेंट थी, एक रेडिकल मूवमेंट थी, उग्र थी, हंगामे वाली थी, यानी बवाल काटने वाली मूवमेंट थी, जो कि महिलाओं ने चलाई थी। इसका एम क्या था, मकसद क्या था? इक्वालिटी मिलनी चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी, यानी जैसे बाहर अधिकार मिल रहे हैं उसी तरीके से पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी बराबर अधिकार मिलने चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। बाकी डी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन क्यों गलत है। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग अ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू इन डिसीजन मेकिंग। तो इस ऑप्शन में कह रहा है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट इस बारे में चलाई गई थी कि जब डिसीजन लिया जाए तो वहाँ पर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा जाए। फेमिनिन मतलब फीमेल से रिलेटेड, मैस्कुलिन मतलब मेल से रिलेटेड। तो ये तो बिल्कुल फेमिनिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट है। वहाँ इक्वालिटी की बात हो रही है और यहाँ पर डिवीज़न की बात हो रही है कि फेमिनिन यानी महिलाओं को अलग से देखो और आदमियों को अलग से देखो, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ए वाले की बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए। तो बात सही है, यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बीजेपी जब गठबंधन करती है, अलायंस करती है, तो उसका नाम क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट फ्रंट। तो लेफ्ट फ्रंट नहीं है, कैसी पार्टी है? सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना लेफ्ट की है ना राइट की है। सी में क्या कह रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, रीजनल पार्टी। तो भाई रीजनल पार्टी नहीं है, ये एक नेशनल पार्टी है। डी वाले में हमें मीजो नेशनल फ्रंट के बारे में बात की जा रही है, ये कैसी है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी यूपीए के गठबंधन वाली सरकार है, तो ऐसी बात नहीं है। यूपीए के अंदर मीजो नेशनल फ्रंट नहीं आती। अब आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना कि मीजो नेशनल फ्रंट के बारे में पढ़ने लगे, क्योंकि देखो आपको जो सही वाला ऑप्शन है वो बहुत ईजी दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ ये दिया हुआ है कि उसके अलायंस को क्या कहते हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बस इतना भी आपको मालूम है, तो बस एक ही चूज़ करना है, सही वाला, बाकी गलत वाला ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जो और ऑप्शन है। बाकी एक ऑप्शन आपने सही लगाया और आपको आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीज़न आर। तो देखो ये असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट लिखे होंगे, जैसे यहाँ देख सकते हो असर्शन, यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है, रीज़न यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आपको आंसर मार्क करना है एज पर द कोड गिवन बिलो। तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर असर्शन और रीज़न में जो बात लिखी है वो सही है एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर सही है और आर में जो बात लिखी है वो ए वाली बात का एक्सप्लेनेशन है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ए वाली बात क्यों सही है तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको रीज़न में मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो आप ए ऑप्शन चूज़ करोगे। अगर ए और आर में जो बात लिखी वो है तो सही, लेकिन आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर में जो स्टेटमेंट लिखा है वो ए वाली बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब आप चूज़ करोगे बी। ए सही है, आर गलत है तो सी ऑप्शन चूज़ करोगे, और ए गलत है, आर सही है तो डी ऑप्शन चूज़ करोगे। ए और बी को मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि इन दोनों में डिफरेंस आपको सही से समझ में आ जाए। जैसे मान लो आपने एक शरबत बनाया, पानी लिया, लेमन लिया और शुगर लिया, इसको मिलाकर आपने एक नींबू पानी बनाया, शरबत बनाया, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, असर्शन में मैं लिखता हूँ शरबत इज़ स्वीट। अब शरबत को इंग्लिश में सिरप कहते हैं तो सिरप अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने शरबत लिख दिया। खैर हिंदी इंग्लिश छोड़ो, असर्शन में क्या लिखा हुआ है? शरबत इज़ स्वीट, शरबत मीठा है। रीज़न में क्या लिखा है? शरबत कंटेन्स शुगर, शरबत के अंदर शुगर है, चीनी पड़ी हुई है। तो क्या ए वाली बात सही है? बिल्कुल बात सही है, शरबत मीठा होता है। आर के अंदर जो बात लिखी है, शरबत के अंदर शुगर होता है, जैसे मैंने बताया
कि हमने नींबू पानी बनाया है, लेमन लिया, वाटर लिया, शुगर लिया, तो रीज़न वाली बात भी सही है। अब मैं पूछूं कि ए वाली बात क्यों सही है, शरबत इज स्वीट, शरबत क्यों मीठा है, तो आप क्या रीज़न बताओगे? आप बताओगे शरबत के अंदर शुगर है इसीलिए मीठा है। इसका मतलब आर में जो बात लिखी है शरबत कंटेन शुगर, वो ए वाली बात का एक्सप्लेनेशन है कि शरबत क्यों मीठा है, क्योंकि उसके अंदर शुगर है। ठीक है, तो ऐसे केस में कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑप्शन ए चूज करोगे, जब दोनों बात सही है और आर में जो बात लिखी है वो ए को एक्सप्लेन कर रही है। अब नीचे वाला केस देखो, क्या असर्शन सही है? शरबत इज स्वीट, बात सही है, शरबत मीठा है। रीज़न में जो बात लिखी है, क्या वो स्टेटमेंट सही है? शरबत कंटेन्स वाटर, सही बात है, शरबत के अंदर वाटर है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि शरबत क्यों मीठा है, तो क्या इसका ये रीज़न हो सकता है कि शरबत में पानी है इसलिए मीठा है? आर में जो बात लिखी है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। शरबत के मीठे होने की जो वजह है वो पानी का होना नहीं है, पानी से कोई चीज़ मीठी नहीं होती। इसका मतलब ए सही, आर सही, लेकिन आर में जो बात लिखी वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। इस केस में आप बी ऑप्शन चूज़ करोगे। ठीक है, आई होप समझ गए होगे कैसे हम यहाँ पर ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन में क्या लिखा हुआ है? डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी आपका अकाउंटेबल होती है, यहाँ जवाबदेही होती है। कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी काम किया जाता है, उसका जवाब देना होता है सरकार को। रिस्पॉन्सिव होती है, यानी जनता की जो ज़रूरत है उस पर रिस्पॉन्ड करती है, उसको पूरा करती है। लेजिटिमेट होती है, यानी कि वैलिड होती है, क्योंकि जनता ने इसे चूज़ किया होता है। तो ये बात सही है, सेशन में जो लिखा है वो सही है। रीज़न में जो लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? रेगुलर बेसिस पे फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, बिना किसी बेईमानी के। डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, यानी नियम कानून के हिसाब से लिया जाता है। तो रीज़न वाली बात भी सही है। अब क्या रीज़न में जो बात लिखी है वो ए को एक्सप्लेन कर रही है? तो चलिए इसे समझते हैं। डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब मैं पूछूं ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट है? देखो, वैलिड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ईमानदारी से इलेक्शन होता है और रेगुलर बेसिस पे होता है। अगर बेईमानी से होता तो लेजिटिमेट नहीं होती, वैलिड नहीं होती। और अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव इसलिए है क्योंकि हर चीज़ नियम कानून से होती है। नियम कानून तोड़ोगे तो आपसे पूछा जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी आपकी होती है कि ऐसा आपने क्यों कर दिया। और नियम कानून ऐसे बनाए जाते हैं जो जनता के फ़ायदे के लिए होते हैं, इसलिए जनता कोई भी डिमांड करे तो उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ नियम कानून से होती है। यानी रीज़न में जो बात लिखी है वो ए को एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ए और आर सही है, आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अब देखो, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मैं जस्ट ऐसे बता सकता थोड़ा थोड़ा बता के कि हाँ ये सही है, तो छोटी वीडियो बन जाती। वीडियो भले ही बड़ी बन जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आपके बहुत सारे टॉपिक भी कवर हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन वॉज प्रोटेक्टेड एंड फोस्टर्ड बाय श्रीलंकाज इन दियर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन सा धर्म था जिसकी रक्षा की गई थी, इसको बढ़ाने की बात की गई थी? तो वो आपका बुद्धिज्म था। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है। फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज़ अटेन्ड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, एलिमेंट्री लेवल कौन सा होता है? क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, ये आपका पूरा एलिमेंट्री के अंदर आता है। आपको बताना है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल की है। तो ये टेबल है। देखो, पर कैपिटा इनकम से, एजुकेशन से कोई रिलेटेड नहीं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इससे भी हमारा मतलब नहीं। लिटरेसी रेट, इसको हम देखें कितने लोग पढ़े लिखे हैं। केरल में देखो लिटरेसी रेट ज़्यादा है, इसका मतलब स्कूल गए होंगे तभी ना पढ़े लिखे हैं। लेकिन एक और चीज़ है, नेट अटेंडेंस रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें बताएगा कितने लोगों ने एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल की है। क्यों बताएगा, थोड़ा सा हम समझते हैं। ये अटेंडेंस रेशियो किसका लिया गया है? एज 14 एंड 15 ईयर। तो कितने % ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 14 से 15 साल के बीच में है और वो स्कूल जाते हैं? अब जो क्लास 8 में होगा उसकी एज कितनी होगी? यही कोई 14-15 साल। तो अगर वो 14-15 साल का है कोई, इसका मतलब वो क्लास 7, 8 इसी में होगा। क्लास 8 में है, इसका मतलब वो पहले क्लास सब पढ़ के आया होगा। भाई डायरेक्ट तो क्लास 8 में आया नहीं, इसका मतलब पूरी उसने 1 से लेके 8 तक क्लास पढ़ी होगी, एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल की होगी। तो 14 से 15 साल के जो स्टूडेंट हैं, हम देख लें कितने टोटल स्टूडेंट हैं और कितने लोग स्कूल अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा कितने लोगों ने एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल की है, क्लास 8 तक पढ़ाई की है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरला के अंदर है 83। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग डाटा एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच % ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। तो देखो, % ऑफ रूरल चाइल्ड एज्ड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। आपको यहाँ दिया हुआ है कितने
परसेंट स्टूडेंट स्कूल अटेंड कर रहे हैं। मेल की बात करें तो 85%, फीमेल की बात करें तो 82%। आपसे क्या पूछ रहा है? नॉट अटेंडिंग स्कूल। और किसकी बात हो रहा है? गर्ल्स की बात हो रही है, यानी फीमेल की। 82% अटेंड कर रही हैं, तो कितने नहीं कर रही हैं? आप कहोगे 18%, 100 में से 82 को माइनस कर दो, तो डी ऑप्शन सही होगा। 16 वाला क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये वाले में क्या कह रहा है? टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पॉटर, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर, पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल। डी वाला ऑप्शन में इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, दूरदर्शन, मेट्रो। तो आप समझ गए होगे ए बी सी, इसमें जो दिया है वो प्रोफेशन है, यानी धंधा है। टूरिस्ट गाइड ये भी एक काम है, बार्बर ये एक काम है, टेलर ये एक काम है, सोल्जर हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, ये सब कोई काम है, कोई धंधा है। डी वाले ऑप्शन में हमको कोई धंधा नहीं दिया हुआ, बल्कि कंपनी या आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है। इंडियन रेलवे कोई धंधा नहीं है, दूरदर्शन कोई धंधा नहीं है। आदमी ये तो कहता है कि हम टेलर हैं, हम टीचर हैं, हम पुलिस मैन हैं। कोई ये कहता है कि हम दूरदर्शन हैं, मेट्रो हैं। तो दूरदर्शन, मेट्रो और ये सब जो डी ऑप्शन में दिया है वो किसी कंपनी का नाम दिया है, तो यही वाला अलग है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। यहाँ पर सेक्टर की बात कर रहा है और क्राइटेरिया यूज्ड, यानी वो सेक्टर का डिवीजन किस बेसिस पे किया गया है। देखो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बुक का है, पेज नंबर 32 ओपन कर लो, इकोनॉमिक्स बुक, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आप देखोगे सेकंड चैप्टर के, तो वहाँ ये दिया हुआ है जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी है, उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। टॉपिक का नाम ही है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी की बात कर रहा है। तो ये बात तो सही है, हमको क्वेश्चन मार्क वाला है उसकी जगह बताना है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जो सेक्टर्स बनाए गए हैं वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी जहाँ से पैसा वगैरह आता है उसी की हमने कैटेगरी बना दी है। वहीं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज की बात करें तो ये किस बेसिस पे है? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़, किस तरह से लोग एम्प्लॉयड हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आपका जो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला टॉपिक है वहाँ पर ये चीज़ दी हुई है कि ये जो कैटेगरी है वो किस बेसिस पे है? एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ की बेसिस पे है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रोहन ने 5 लाख का लोन लिया बैंक से ताकि वो घर खरीद सके। लोन का जो इंटरेस्ट है वो 12% है। ही हैड टू सबमिट पेपर्स ऑफ न्यू हाउस, जो नया घर उसने लिया है लोन लेके, उसके जो पेपर्स हैं उसको और जो सैलरी रिकॉर्ड है उसे बैंक को जमा करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जहाँ पर कोई चीज़ जमा कराई जाती है बैंक में और उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं? कोलैटरल कहते हैं, यानी एक तरह से गारंटी होता है। तो भाई 5 लाख लिए कहीं भाग जाओ तो आपको घर के कागज़ जमा करने पड़ेंगे। अगर अब वो 5 लाख आप नहीं चुका पाए तो घर आपका बैंक ले जाएगा। सैलरी रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, बैंक ये कहेगा ना भाई 5 लाख ले रहे हो, वापस कैसे करोगे? तो दिखाओगे भाई इतनी सैलरी है, हम इस तरह से हम दे सकते हैं, इसे हम कोलैटरल कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज अलाउज फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। तो वो कौन सी एजेंसी है जो इस बात को अलाउ करती है कि बिल्कुल फ्री ट्रेड होगा और जो काम किया जाएगा वो म्यूचुअल इंटरेस्ट दोनों कंट्रीज़ के बीच में होगा, यानी ऐसे काम किए जाएंगे जिससे दोनों जो कंट्री हैं जिनके बीच में ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उनको फ़ायदा हो। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया में व्यापार के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में व्यापार होता है, वो इसी के थ्रू होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट होती है, एक देश दूसरे देश से कनेक्ट होता है, एक रीजन दूसरे रीजन से कनेक्ट होता है। तो चलिए ऑप्शन हम देखते हैं। रिमूवल ऑफ बैरियर बाय द गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है? सरकार बैरियर हटा देती है, यानी गवर्नमेंट इस बात को अलाउ कर देती है कि ठीक है आप सामान बनाकर दूसरे देश में बेच सकते हो, और दूसरे देश के जो कंपनी है उसको भी अलाउ करती है कि आकर आप हमारे यहाँ सामान बेच सकते हो, और सिर्फ सामान नहीं बेच सकते बल्कि फैक्ट्री वगैरह भी लगा सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट बैरियर्स हटा देती है। दूसरा स्टेटमेंट, फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्री, जैसे मैंने बताया कि बाहर की जो कंपनी है वो आके फैक्ट्री लगा सकती हैं इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, हैज़ इनेबल्ड ऑल कंपनीज टू इंक्रीज दियर इन्वेस्टमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हुआ, यानी ऐसा नहीं ग्लोबलाइजेशन होगा तो कंपनी ज़्यादा पैसा लगाएगी। पैसा आदमी ज़्यादा तब लगाता है जब उसकी कंपनी बड़ी हो रही होती है, लोगों की डिमांड बढ़ती है। इसका ग्लोबलाइजेशन से रिलेशन नहीं है। हैज़ लेसन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, इसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड को कम किया है? नहीं, इसी ने तो बढ़ाया है। जब पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाएगी, यानी किसी एक देश की कंपनी दूसरी जगह जा सकती है,
तो वहाँ जाके पैसा लगाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा लगाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, फॉरेन ट्रेड बढ़ जाएगा, यानी एक देश से दूसरे देश के अंदर जो व्यापार है वो बढ़ेगा। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ए ऑप्शन आप चूज कर लोगे, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ आके हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैंने देखो बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझाई, ऐसे मैंने रैंडमली करेक्ट ऑप्शन आपको नहीं बता दिया, क्योंकि वो तो आप मार्किंग स्कीम डाउनलोड करके भी देख सकते थे। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली होंगी। तो इस वीडियो में हम इसे यहीं तक रखते हैं। आगे के जो सेक्शंस हैं वो अगली वीडियोज़ में मैं कवर करा दूंगा। और भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की वीडियो अपलोड हो चुकी है, कुछ हो गई कुछ हो रही है, तो वो सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं उनके सैम्पल पेपर की वीडियो आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।